चलो तो आज के क्लास को हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम शुभारंभ कर रहे हैं मैकेनिक्स से। हेडिंग डाल लो आप लोग मैकेनिक्स। पहले बताओ मैकेनिक्स का बेसिक मतलब क्या होता है? कार ठीक करने वाला मैकेनिक? नहीं, मैकेनिक्स का बेसिक मतलब होता है, सिंपल जो बेसिक मतलब होता है कि फोर्स, मैटर एंड मोशन। जो मैकेनिक्स का बेसिक मतलब है वो क्या है? फोर्स, मैटर एंड मोशन। इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करना, उसी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। अच्छा, हमें ये बताओ फोर्स हम किस पे लगा सकते हैं? मैटर पे। मोशन किसका हो सकता है? मैटर का। तो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है? इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करना, उसी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। तो सिंपल लिख लो, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग फोर्स, मैटर एंड मोशन। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग फोर्स, मैटर एंड मोशन। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग फोर्स, मैटर एंड मोशन। तो फोर्स, मैटर एंड मोशन, इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करना, इसी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। अब मैकेनिक्स में तुमने बहुत सारा नाम सुना होगा। क्या तुमने नाम सुना है? क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। अभी हम सब डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। सीडीएस का वैसे तो डिस्कस तो करना बनता है इसका। क्वांटम मैकेनिक्स आपने नाम सुना होगा, एक नाम आपने सुना होगा क्लासिकल मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बारे में आपने दो नाम सुना होगा, क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बारे में सबसे पहले जिसने बताया दुनिया में वो न्यूटन था। क्या था? न्यूटन। जो हम मैकेनिक्स अभी पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में जो मैकेनिक्स है, तीन लोग आए थे मैकेनिक्स के बारे में बात करने के लिए। जो पहले है वो न्यूटन है। पहले कौन है? न्यूटन। तो न्यूटन ने जो मैकेनिक्स बनाया उसको हम कहते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। जो सर आइजक न्यूटन ने अपना जो मैकेनिक्स बनाया पूरा, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटन के बाद एक साइंटिस्ट और आए हैं जिसका नाम है हैमिल्टोनियन। क्या नाम है? हैमिल्टोनियन। तो एक मैकेनिक्स और है जिसका नाम है हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन, और एक और है लैग्रेंजियन। अगर मैं लैग्रेंज पॉइंट के बारे में बात करूं तो सीडीएस में सवाल आया हुआ है, लैग्रेंज पॉइंट के बारे में पूछा गया। मतलब लैग्रेंजियन मैकेनिक्स से भी कुछ ना कुछ सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे आदित्य L1 का आपने नाम सुना होगा, नाम सुना है आदित्य L1। जैसे अभी हबल स्कोप के बारे में सुना होगा, टेलीस्कोप जो है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, नाम सुना होगा। अभी हाल फिलहाल में नाम सुना है, वो लैग्रेंज पॉइंट पे है। मतलब लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो एक लैग्रेंजियन है, लैग, हाँ, तो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को तीन तरीके से हम देख रहे हैं, तीन लोगों ने बनाया, उसके हिसाब से नाम है। न्यूटन ने जो बनाया उसको हम क्या कहते हैं? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। हैमिल्टोनियन ने जो बनाया उसको क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। और लैग्रेंज ने जो बनाया उसको क्या कहते हैं? हम लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। अब देखना, पहले हम डिफरेंस समझते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। हमें यही पढ़ना है, खाली न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही पढ़ना है। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बस बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से जानने वाले हैं, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा जानना है कि क्या होता है। हम सबसे पहले डिफरेंस समझना है कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक पानी का बोतल रख देते हैं, इस टेबल पे हमने यहाँ पे रख दिया पानी का बोतल, इधर से रखते हैं। बस खाली ये बता दो, बोतल ये रेस्ट पे है या मोशन में? नहीं आ रहा कैमरे में, कोई नहीं, हम ऐसे उठा देते हैं। अब तो आ रहा है। अब ये बताओ, ये जो पानी का बोतल है ये रेस्ट पे है या मोशन में? रेस्ट पे है ना। क्या इसको देखने का दो पॉइंट ऑफ व्यू है? इस बोतल को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक देखने का जो व्यू है माइक्रोस्कोपिक, एक कौन सा है? मैक्रोस्कोपिक। तो किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का अपने पास कितने पीओवी है? दो है। तो पॉइंट ऑफ व्यू कितने हैं? अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखूं तो दो तरीके से देख सकता हूं। एक है अपना माइक्रोस्कोपिक व्यू, माइक्रोस्कोपिक व्यू, और एक है अपना मैक्रोस्कोपिक व्यू। किसी भी चीज को देखने का दो पीओवी है, एक कैसा है? माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक। अभी जरा हम इसको पहले मैक्रोस्कोपिक तरीके से देखते हैं। अगर मैं इसको मैक्रोस्कोपिक मतलब कि जो हम अपने आंख से देख पा रहे हैं, वो कौन सा व्यू है?
मैक्रो मैक्रो, मार्को नहीं, मैक्रो। तो ये मैक्रोस्कोपिक व्यू से अगर हम इसको देखें, जरा हमें ये बताना, ये रेस्ट पे है मोशन में, रेस्ट पे, ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, समय निकलता जा रहा है पर इसकी पोजीशन वहीं की वहीं है। लेकिन अगर मैं पोजीशन अपना चेंज कर दूं, अगर हम लोग अभी क्या है ऑब्जर्वर है, अगर मैं अपना पोजीशन चेंज कर दूं कि अगर ऑब्जर्वर को किसी और फ्रेम में ले जाए, हम चांद पे रख दे ऑब्जर्वर को, तब ये किस में होगा? मोशन में। अगर ऑब्जर्वर चांद पे है तब किस में हो जाएगा? मोशन में। क्यों? क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है, तो ये भी क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा है। अब ये किस में आ गया? मोशन में। अच्छा बताना, तो मैक्रोस्कोपिक व्यू से अगर इस यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं रेस्ट पे है मोशन में? नहीं, मैक्रो मैक्रो। अगर मैं मैक्रोस्कोपिक व्यू से देख रहा हूँ, तो क्या इस यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ये कह सकते हैं ये रेस्ट पे है मोशन में? नहीं कह सकते ना, वो तो डिपेंड किस पे कर रहा है? ऑब्जर्वर पे ना। हम ऑब्जर्वर के हिसाब से कहेंगे ये किसमें है? रेस्ट पे। ये किसमें है? मोशन में। जैसे यहाँ से आप, जैसे हम सन को देखते हैं, हमें सन क्या नजर आता है? मोशन में नजर आता है। जैसे चांद को देखते हैं, किसमें नजर आता है? मोशन में। तो वो अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है? अर्थ पे है। तो मैक्रोस्कोपिक तरीके से हम किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को इस यूनिवर्स में देख रहे हैं, तो हम रेस्ट या मोशन डिफाइन नहीं कर सकते। उसको डिफाइन करने के लिए किसकी नीड है? ऑब्जर्वर की। ये पहले समझ आ गया। लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखूं, तो ये बना किससे? एटम और मॉलिक्यूल से। अगर ये एटम और मॉलिक्यूल से बना है, तो क्या ये कभी एटम मॉलिक्यूल रेस्ट पे रहता है? नहीं। तो ये हमेशा किसमें है? मोशन में। तो अगर किसी भी चीज को माइक्रोस्कोपिक तरीके से स्टडी करना, वो क्या कहलाता है? क्वांटम मैकेनिक्स। क्या कहलाता है? क्वांटम मैकेनिक्स। समझ आ गया कि क्वांटम मैकेनिक्स का सिंपल मतलब क्या? अगर हम माइक्रोस्कोपिक तरीके से देख रहे हैं, तो कौन सा मैकेनिक्स है? क्वांटम मैकेनिक्स है। लेकिन अगर मैं जो अपने आंखों से दिखाई देता है, जो हम फील कर रहे हैं, जो अपना आंख देख पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, अगर उसके हिसाब से हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो कौन सा मैकेनिक्स है? क्लासिकल मैकेनिक्स। पहले ये डिफरेंस समझ आ गया। कई बार ये डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि क्वांटम क्लासिकल में क्या अंतर होता है, बस स्टेटमेंट में आता है। सीडीएस में ऐसे नहीं आएगा। कैसे आएगा? स्टेटमेंट में आएगा। ये पहले समझ आया या नहीं आया? तो हमें पढ़ना क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना है। क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, ये क्यूबिट्स वगैरह क्या होता है, ये सब कई बार पूछ लिया जाता है। तो बेसिक जानकारी हम क्वांटम के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ने वाले, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम ऊपर ऊपर से। पहले ये समझ आ गया। तो हमें अब कहाँ से स्टार्ट करना है? क्लासिकल मैकेनिक्स से। अब ये जो मैकेनिक्स ये तीन तरीके से बटेगा, मतलब इसको तीन कैटेगरी में इसको बांटेंगे। सिंपल मतलब क्या? फोर्स मैटर मोशन के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना। ये क्या है? अपना मैकेनिक्स है। तो इसको हम तीन कैटेगरी में क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। यहाँ बांट दें इसको तीन कैटेगरी में। पहला जो है अपना हुआ काइनेमेटिक्स। और यहाँ पे जो भी कहानी हम देखने वाले न्यूटन के हिसाब से देखेंगे, जो न्यूटन ने बताया उसके हिसाब से। ये हम आखिरी में, जब ये हम पढ़ लेंगे, तब आखिरी में इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि होता क्या है, बेसिक बेसिक जानकारी। पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना, कोई मैथमेटिक्स वगैरह नहीं करेंगे, बस बेसिक बेसिक हमें जानकारी बस इसके बारे में इकट्ठा करना है। तो इस मैकेनिक्स को हम तीन तरीके से बांटेंगे। पहला अपना काइनेमेटिक्स। पहला क्या है? काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स को हम तीन तरीके से बांट रहे हैं। पहला क्या है? काइनेमेटिक्स है। दूसरा है अपना डायनेमिक्स। दूसरा क्या है अपना? डायनेमिक्स। पहला है काइनेमेटिक्स, दूसरा क्या है? डायनेमिक्स, और तीसरा है अपना स्टैटिक्स। इस मैकेनिक्स को हम तीन तरीके से बांट रहे हैं, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। अब हमें जानना है कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइन का बेसिक मतलब क्या होता है? मूवमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट खाली मोशन में है, तब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स, मतलब स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन। तो मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अगर हम खाली मोशन के स्टडी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी मोशन होता है तो क्यों हुआ। कभी भी अगर हम क्यों लगा दे, कॉज के बारे में, जैसे मैं यहाँ से वहां तक चल के जा रहा हूँ, क्यों चल के जा रहा हूँ? हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से फोर्स लग रहा है। यहाँ पे फोर्स क्या है? एक रीजन है। तो कभी भी मोशन के कॉज के बारे में पढ़ना, तो हम क्या पढ़ेंगे? डायनेमिक्स। आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, है ना। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? चार्ज को हमें क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे? डायनमो वगैरह बनाएंगे। तो वो सब पोर्शन कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो कॉज के बारे में, तो बेसिकली कॉज के बारे में अगर हमें पढ़ना है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, रुका हुआ। रेस्ट मतलब इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी। इसी को क्या कहते हैं हम? इक्विलिब्रियम कहते हैं, या स्टेशनरी बोल दो। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पे है या इक्विलिब्रियम में है,
तब अगर हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम? स्टैटिक्स। उसमें दो पार्ट आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं और चार्ज कहाँ है? रुका हुआ है। या फ्लूइड स्टैटिक्स, कि फ्लूइड के बारे में, जैसे पानी रुका हुआ है तब उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं, वो कब पढ़ते हैं? जब पानी शांत होता है तब। या कई बार प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं जब पानी रुका हुआ होता है, तो फ्लूइड स्टैटिक्स। अगर कोई चीज रुका हुआ है तब उसके बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब क्या पढ़ रहे हैं हम? स्टैटिक्स। ये समझ आ गया? तो पहले हम कहानी यहाँ से स्टार्ट करें, काइनेमेटिक्स से। कहाँ से स्टार्ट करें? काइनेमेटिक्स। और इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? मोशन के बारे में। इसमें सबसे पहले किसके बारे में जानना है? मोशन के बारे में। अब ये मोशन क्या होता है? वही है, अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर भी, तब हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में या तो मोशन में। तो सिंपल में क्या लिखूं? चेंज ऑफ पोजीशन। अगर इसको डिफाइन करूं तो क्या लिखूंगा? चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। यहां पे जो सबसे मेन है वो टाइम है। सबसे मेन क्या है? टाइम। सब कुछ तो समय में ही हो रहा है, बिना टाइम का कुछ पॉसिबल है? जैसे ये क्लास हम ले पा रहे हैं तो टाइम में ही तो हो रहा है। अगर मानो टाइम नहीं होता तो क्या होता? कुछ भी इमेजिन करके बताओ, टाइम अगर नहीं होगा तो। हाँ, अगर टाइम ही नहीं है तो। अच्छा, हमारा जो दिमाग कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, अगर हम सोच रहे हैं तो किस में सोच रहे हैं? टाइम में सोच रहे हैं। अगर टाइम नहीं हो इस दुनिया में तो कुछ हो सकता है? कुछ नहीं होगा, उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो टाइम अपने आप में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इस यूनिवर्स का। तभी तो कई बार लोग कहते हैं कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है या नहीं है, फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, पास्ट में जाना पॉसिबल है। सारा गेम किसका है? टाइम का ही है। टाइम अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी है, और हो सकता है कि टाइम से सब कुछ क्रिएट हुआ हो। तभी तो आइंस्टाइन दो ही चीज को मानते हैं, स्पेस या टाइम। या तो टाइम से स्पेस आया होगा या स्पेस से टाइम बना होगा, यही दो चीज हो सकता है, या दोनों एक ही चीज होगा। मेन जो कॉन्सेप्ट है ना टाइम का है। टाइम बहुत यूजफुल है, सब कुछ टाइम में ही है। तो ये पहले समझ आ गया। सिंपल मोशन मतलब क्या? अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, या नहीं तो ऑब्जर्वर के साथ। ये बात ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर को ना फिजिक्स में हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी हम समझाते हैं क्या होता है। ऑब्जर्वर को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये दो तरीके का होता है। जैसे फोटो ले लेते तो कहते हैं इस फ्रेम से लो, इस वाले फ्रेम से लो, अच्छा है, इस फ्रेम से लो। मतलब ऑब्जर्वर कहीं कहीं अलग अलग एंगल में जाके फोटो ले रहा है, तो वही क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दो तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कितने तरीके का है? दो तरीके का। तो मैं यहां लिख रहा हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके का है। एक है अपना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभी समझाते हैं क्या है। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल क्या होता है और नॉन इनर्शियल क्या होता है? अब पूरी जो कहानी है वो ऑब्जर्वर पे है। किस पे है? ऑब्जर्वर पे। कि ऑब्जर्वर कहां पे है? ऑब्जर्वर कहां पे है? सिंपल कहानी ये है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर होगा उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। कैसा होगा? जीरो होगा। जैसे मान लो कि कोई कार ऐसे मूव कर रहा है, अगर हमें कार की वेलोसिटी चेक करनी है तो हम कार के बाहर है। कहाँ है? कार के बाहर है, और कार ऐसे मूव कर रहे हैं, हम इसकी वेलोसिटी चेक कर रहे हैं, और हम क्या है? अभी ऑब्जर्वर है। हम रेस्ट पे है ना, हमें पता है हम किस पे है? रेस्ट पे। क्या हम कार की वेलोसिटी सही से निकाल सकते हैं? समझ आ गया? तो ये कैसा फ्रेम हो गया? इनर्शियल फ्रेम। कैसा फ्रेम हो गया? इनर्शियल। कि ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन वो क्या है? जीरो है। समझ आ गया? अच्छा, अगर हम कार के अंदर ही स्पीड पता करें, जैसे हम अर्थ पे हैं और अर्थ तो रोटेट कर रही है, अर्थ की स्पीड बहुत ज्यादा है, 1600 किलोमीटर पर आवर पता चल रहा है। इतने स्पीड से इंडिया में ना आजकल तो यही ज्यादा चल रहा है, इतने स्पीड से इंडिया में वो भी नहीं चलता। हवाई जहाज भी कोई नहीं इतने स्पीड से उड़ता है। मैक्सिमम 1000 किलोमीटर पर आवर, 1200, इतना ही है। अब यहाँ पे कितना है? 1600 किलोमीटर पर आवर है। मतलब एक घंटे में अर्थ कितना रोटेट करती है? 1600 किलोमीटर पर आवर। क्या हमें फील हो रहा है कि हम इतने स्पीड से रोटेट कर रहे हैं? क्यों? हम उसी फ्रेम में, हमें पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन अगर कोई इस फ्रेम से बाहर आके देखे तब उसको समझ आए कि अर्थ की स्पीड ये है। जैसे हम बस में होते हैं, अगर बाहर ना देखे तो हमें पता नहीं चलेगा बस की स्पीड क्या है।
अगर बस यूनिफॉर्म चल रहा है तब। एक्सीलरेटर होगा तो बस हमें एक्सेलरेशन फील होगा। ये समझ आया या नहीं आया? तो यहाँ पे सारा कहानी इनर्शियल फ्रेम का, नॉन इनर्शियल का ही है। तो अगर मैं हम कार के अंदर है, कार के अंदर है, तब हम कार की स्पीड को पता करें, हो सकता है हम सही सही पता कर भी नहीं पाएंगे। तो अगर इस कार के अंदर कोई ऑब्जर्वर है तो वो कौन सा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल हो गया। और इसमें जो ऑब्जर्वर होगा वो कैसा होगा? एक्सेलरेटेड होगा। कैसा होगा? ऑब्जर्वर कैसा होगा? एक्सेलरेटेड। क्या हुआ? हाँ, इनर्शिया से लिया गया। जो इनर्शियल फ्रेम हो वो इनर्शिया से ही लिया गया। और इसमें जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये पूछा जाता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कौन से फ्रेम के लिए वैलिड है। जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कौन से फ्रेम के लिए वैलिड है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? इनर्शियल के लिए। ये लिख लेना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो इनर्शियल फ्रेम के लिए क्या है? वैलिड है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कौन से फ्रेम के लिए वैलिड है। तो कौन से के लिए वैलिड है? इनर्शियल के लिए। क्या इसके लिए वैलिड है? नहीं है। अगर मुझे इसके लिए वैलिड कराना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं स्यूडो फोर्स का। स्यूडो फोर्स का एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि एक झूठा सा कोई फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम? स्यूडो फोर्स। ये फोर्स होता नहीं है, बस फील होता है। एग्जाम्पल कैसे? जैसे कार से हम जा रहे हैं, अगर सर्कुलर कोई ट्रैक है, अगर कार ऐसे टर्न ले रही है तो हमें कैसा फील होता है? अगर कोई कार ऐसे टर्न, हमें कैसा फील होता है कि बाहर की तरफ जा रहे हैं, और तो कोई बाहर की तरफ हमें खींच रहा है। हो गया? चलो ठीक है, ठीक है, कल डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो जैसे मान लो अगर कार ऐसे कोई मूव कर रहा है सीधा और ऐसे टर्न ले ले, तो हमें कैसा फील होता है कि बाहर की तरफ कोई हमें खींच रहा है और हम बाहर जाते नहीं है, क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। तो जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, जैसे कार कोई ऐसे मूव कर रहा है, तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर होता है उसको क्या फील होता है कि कोई बाहर से हमें खींच रहा है। वो जो फील हुआ है ना, वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा फोर्स है? और ये कौन सा फोर्स है? स्यूडो फोर्स। कौन सा फोर्स है? स्यूडो। हमें लग रहा है कि हमें बाहर से कोई खींच रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड करना है तो एक अलग सा फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स लगाएंगे? स्यूडो फोर्स। उस ऑब्जेक्ट के पीछे तब ये वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। समझ आया? तो सिंपल, ये तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा, पर सिंपल ये ध्यान रखना कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इसके लिए तो वैलिड है। ये कहानी समझ आ गया? यहाँ तक आ गया कि मोशन क्या है? अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, और यहाँ पे ऑब्जर्वर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये कहानी यहाँ तक क्लियर है? हाँ, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा या तो रेस्ट पे होगा, मतलब फोर्स नहीं लग रहा, उस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो 5 मीटर पर सेकंड से हमेशा सीधा चल रहा होगा। इसका मतलब ये होता है कि या तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन है उसके पास, वेरिएबल है, या सर्कल में घूम रहा होगा। जैसे जैसे हम अभी चल रहे हैं, तो क्या हम एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास, है ना? कांस्टेंट तरीके से थोड़ी ना चल रहा है। जैसे ये फैन है, क्या ये कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है, पर क्या इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं है ना, डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा है। देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब क्या है? एक्सेलरेशन है। तो ये कैसा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल। समझ आया? मतलब उस फ्रेम से अगर कोई पंखे पे बैठ के स्टडी करे पंखे का कि कितने स्पीड में घूम रहा है, पता कर पाएगा? हाँ, तो क्योंकि ऑब्जर्वर, अभी अब ऑब्जर्वर कौन है? हाँ, तो अब तुम किस में हो ये बताओ? रेस्ट पे हो। एक्सेशन क्या है? जीरो। कैसा हो गया ये मूवी? तभी तो हम स्टडी कर पा रहे हैं। यहाँ पे पूरी कहानी ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है? ऑब्जर्वर पे। हाँ, इस ट्रेन का वो स्पीड बचाने के लिए ऐड करना पड़ता है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का। कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे कि एक ये ट्रेन है, ये ट्रेन मान लो ए है और ये ट्रेन मान लो बी है। ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। ये ट्रेन क्या है? ए। ये ट्रेन क्या है? बी। अगर मान लो इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों इधर की तरफ ही जा रही है, ईस्ट की तरफ। कहाँ जा रही है? ईस्ट की तरफ। और इसकी स्पीड भी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम ये एक दूसरे को देखेगा तो क्या इसको स्पीड क्या नजर आएगा? जीरो। रेस्ट पे होगा ना। समझ आया? लेकिन मान लो कि अगर इसकी स्पीड 3 हो गई, तो फिर अगर ये इसको देखेगा तो ये कितना नजर आएगा? इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या नजर आएगा कि 1 मीटर पर सेकेंड पीछे जा रहा है। लेकिन ये देखेगा तो कितना नजर आएगा?
1 मीटर पर सेकेंड आगे जा रहा है, समझ आया? तो सर वो 3 मीटर पर सेकंड वाले को ऐसा लगेगा कि उसकी रिटार्डेशन हो रही है। हाँ, इसको ऐसा फील होगा। ये समझ आ गया? अगर मान लो ट्रेन क्रॉस कर जाए दूसरे को, क्या करे? क्रॉस, मतलब आमने सामने से जाए। ये 3 मीटर पर सेकेंड और कितना है 2। तो अगर ये एक दूसरे को देखेगा तो कितना नजर आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। 3 जा रहा है और 2 आ रहा है, दोनों क्या हो गया? ऐड हो गया। इस वाले केस में क्या हो गया? ऐड हो गया। तभी तो जब सामने से कोई ट्रक आती है, कुछ भी, अगर हम रोड पे जा रहे होते हैं, हमें लगता है बहुत स्पीड में क्रॉस कर रहा है। ये जब साइड से जाते हैं, हम खुद 100 की स्पीड में होते हैं। मान लो कि बाइक चला रहे हैं, हम खुद 100 की स्पीड में, कोई कार वाला बगल से जा रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है? 110। और हम बाइक से, हमें कितना फील हो रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से आगे गया है। हमें, अगर मैं ग्राउंड पे हूँ तब मुझे फील आ गया 110 बहुत ज्यादा स्पीड है, यूं निकलेगा ऐसे करके। और बाइक चला रहे हैं तब फील होता है क्या सर कि यूं निकल रहा है? नहीं, लेकिन वो सामने से क्रॉस करके जा रहा है, क्या लगता है? यूं पूरा फील होता है सीधा निकल गया, क्योंकि हमारी स्पीड उसकी स्पीड ऐड हो गई। कौन सा? नहीं, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का एग्जांपल है। फ्रेम बस खाली मैं समझा रहा हूं कि अगर ऑब्जर्वर किस किस हिसाब से है, वो भी फ्रेम डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। ये समझा रहा था। किस ट्रेन पे? ट्रेन ए और बी पे? हाँ 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 हाँ, क्योंकि वो तो बैठा हुआ है। क्योंकि यहाँ जो स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। किसके हिसाब से? ग्राउंड के हिसाब से। ये हम नॉन इनर्शियल हो गया। ये ग्राउंड के हिसाब से ये स्पीड है। ये 3 मीटर पर सेकेंड किसके हिसाब से? ग्राउंड। ये भी कितने से? ग्राउंड से। मतलब ग्राउंड से कोई देख रहा है तब ये स्पीड इतनी है। इसको हम अलग से पढ़ेंगे। टॉपिक ही अपना रिलेटिव वेलोसिटी 2D में है, उसको हम अलग से पूरा पढ़ेंगे कि कैसे कैसे निकालते हैं। अब मान लो जैसे एक ये तो ऐसे का केस हो गया, पर अगर ऐसे वाला सीन होता कि हम ऐसे जा रहे हैं, कोई कार ऐसे जा रही है, तब तो वेलोसिटी अलग होगी। यहाँ तो चलो ऐड कर दिया, पर यहाँ कैसे करें? हाँ, अब यहाँ कैसे करें? जैसे बारिश होती है, जब हम बाइक चलाते हैं, बारिश हो रही तो लगता है कि जो बारिश की बूंद है वो सीधा सीधा सामने टक 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 लग रहा है। तो यहाँ तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। इसके लिए हम अलग से पूरा पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। आगे बढ़े, अब यहाँ से आगे बढ़े। अब हम मोशन के बारे में देख लेते हैं। ये तो फ्रेम वगैरह समझ आ गया पूरा, इसमें तो डाउट नहीं है। अब हम आगे मोशन में ना, हमें मोशन को 3 तरीके से बांटना है। 3 तरीके से? तो इस मोशन को 3 तरीके से हम क्या कर रहे हैं? 3 कैटेगरी में इसको बांट रहे हैं मोशन को। इस मोशन को हम 3 कैटेगरी में क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। पहला अपना 1D। पहला कौन सा मोशन है? 1D। 1D का मतलब है 1 डायमेंशन। अभी डायमेंशन के बारे में फील करते हैं पूरा। 1D का मतलब क्या है? 1 डायमेंशन। 2D, 1D, 2D और 3D। तो हम मोशन को 3 तरीके से बांट दिया, 1D, 2D एंड 3D। अब जरा डायमेंशन का फील लेते हैं हम कि डायमेंशन क्या है। यहाँ पे डायमेंशन किसको कह रहा है? जरा बताओ डायमेंशन क्या है? डायमेंशन का मतलब क्या है? स्पेस। स्पेस 3 तरीके का। कितने तरीके का? अगर मैं सिंपल स्पेस के बारे में बात करूं तो अभी स्पेस 3 तरीके का, 1D, 2D और 3D। जस्ट इमेजिन 1D स्पेस कैसा होगा? 1D स्पेस से अपने पास एक ही एक्सिस है। एक काम करो, ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हें एक ही चीज पता है कि तुम एक ही रास्ते से सीधा जा सकते हो, उसी से वापस आ सकते हो। कैसा स्पेस हो गया? 1D। तुम्हें बाकी पता ही नहीं है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे पता ही नहीं है, ये कैसा स्पेस हो गया? 1D। 2D इमेजिन करो कि हम एक रास्ते से सीधा जा भी रहे हैं और लेफ्ट राइट भी कर रहे हैं, कैसा स्पेस हो गया? 2D। अच्छा ये बताना, जो फोन में हम जो भी वीडियो देखते हैं ये 1D होता है 2D होता है? फोन के अंदर जो वीडियो देखते हैं कौन सा होता है? 1D या 2D? 2D होता है ना। अच्छा ये बताना, फोन में एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि फोन में हमें यह नहीं पता चलता, जैसे ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसमें ये नहीं पता चल रहा होगा ये जो व्हाइट बोर्ड है पीछे कितने डिस्टेंस पे है। ये फील हो रहा होगा? नहीं। आगे कैमरा देखो यहाँ तक है, कितने डिस्टेंस पे फील हुआ? नहीं हो रहा। उसको लग रहा है कि ये जो फ्रेम वो एक ही है। फोन में क्योंकि फोन का जो स्क्रीन है वो 2D स्क्रीन है, वो बस लेफ्ट राइट बता रहा है, आगे पीछे का तो बता ही नहीं रहा। समझ आया? लेकिन जब हम 3D मूवी देखने जाते हैं, जैसे हॉल में गए कोई मूवी देखने 3D, जैसे एवेंजर देखने चले गए या रोबोट 2.0 गए, तो 3D मूवी होता क्या कि हम चारों बगल कैमरा लगाते हैं और ये भी फील कराते हैं। जैसे अभी हम इस क्लासरूम में जो लोग बैठे हैं वो तो पूरा 3D फील कर रहा है, उसको ये भी पता है कि ये बोर्ड कितने डिस्टेंस पे है, आप कितने डिस्टेंस पे हो, कैमरा कितने डिस्टेंस पे, सब पता है ना। पर जो कैमरे में रिकॉर्डेड देख रहा है उसको ये पता नहीं है। तो हम लोग जो लाइव देख रहे हो कैसा है? 3D है। तो 3D मूवी में यही एक चश्मा लगा के ना वो फील कराया जाता है, कैमरा पीछे लगा के ये डिस्टेंस फील कराया जाता है, ये डिफरेंस है। तो कई बार ये भी आता है कि जो मूवी देखते हैं हम
फोन में जो वीडियो 1D है 2D है, तो कैसा है 2D है। ये समझ आ गया या नहीं आया? अच्छा ये बताना 3D का सिंपल मतलब क्या है कि सीधा भी जा सकते हैं, लेफ्ट राइट भी और ऊपर नीचे भी। इसके अलावा कुछ और इमेजिन करके बता दो, कोई भी स्पेस मान जाए, इसके अलावा कोई और स्पेस इमेजिन करके बता दो। हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा? तो क्या टाइम भी कहीं ना कहीं कोई अपना एक स्पेस ले रहा होगा? अच्छा ये बताना, जैसे मान लो कि ये चेयर है ना, ये खाली जगह पे रखा गया था क्योंकि यहाँ स्पेस था। अब अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर से स्पेस हो गया। अब ये क्या है? कमरा है। अब ये कमरा भी कहीं ना कहीं किसी खाली जगह पे होगा। अब इसको हटा दो, कमरे को हटा दो, क्या बचा? अर्थ। अर्थ भी किसी किसी स्पेस में है। अब अर्थ को हटा दो, फिर ये खाली स्पेस बच गया। अब ये जो खाली स्पेस है ये भी तो कहीं ना कहीं कुछ डायमेंशन किसी में होगा। इमेजिन हो रहा है? अगर मैं इस स्पेस को हटाऊं तो हो सकता है ये टाइम वाले स्पेस में हो, इसकी बाउंड्री टाइम हो। तो हम क्या क्या कहते हैं कि जो टाइम है ना वो एक अलग अपना डायमेंशन लेता है 4D। तो हम बस एज्यूम करते हैं कि टाइम किसमें है? 4D में। हमें क्लियर नहीं है क्योंकि हम कुछ इमेजिन कर नहीं पा रहे हैं। और इसी को इमेजिन करवाया था एक मूवी में, इंटरस्टेलर में। देखिए इंटरस्टेलर मूवी, उसमें तो सबसे शुरुआत का जो सीन था, लास्ट का था, वो गूजबम्प्स वाला सीन था कि डैड यू आर घोस्ट। मर्फ नाम होती है उसकी बेटी का, कूपर और मर्फ की कहानी है। वो जो कहते हैं उसमें तो बचपन में जब वो स्पेस में गया था, हाँ and then दूसरे डायमेंशन में उसको गूगल हाँ पूरी स्टोरी देख रहा था, मतलब वो टाइम फ्रेम भी पूरा देख रहा था। मतलब एक साथ वो प्रेजेंट में भी जा रहा था, पास्ट फ्यूचर एक साथ देख, मतलब ये एक इंसान यहाँ पे है और वो इंसान यहाँ से सब कुछ देख रहा है कि इसका प्रेजेंट ये है, फ्यूचर ये है और पास्ट ये है। और तुम्हारे पास ऑप्शन था कि हम अभी फ्यूचर में जा सकते हैं, तो चलो अभी चलते हैं, जंप करते हैं। ये फ्यूचर वाला डायमेंशन है, उसमें चले जाओ। ये पास्ट का डायमेंशन, इसमें चले जाओ। ये प्रेजेंट का डायमेंशन है, मतलब उसके पास तीनों ऑप्शन था कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में जा सकता था। वो कहानी थी पूरी। और उसकी बेटी को पता था वो कि उसके जो डैड है वो क्या है? घोस्ट है। उसमें मोर्स कोड का यूज किया गया था। ये जो पूरी कहानी कैसे बताया, तो मोर्स कोड अलग है, मतलब डैश डॉट डैश है कोड है मोर्स कोड। तो उससे पूरा उसको मिला था कि हाँ कैसे कम्युनिकेशन करना है। ये कहानी थी। तो सिंपल ये है, ये हो सकता है कि टाइम जो अपना एक अलग स्पेस ले रहा हो और 4D में हो पूरा, मतलब टाइम, तभी आइंस्टाइन का थ्योरी है स्पेस एंड टाइम, वरना होता ही नहीं। यूनिवर्स में दो ही चीज है, स्पेस या टाइम। इसी से पूरी कहानी चल रही है, वरना क्यों चलता कुछ भी। मैटर भी कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ होगा स्पेस और टाइम से ही। तो अगर कोई भी मैटर क्रिएट हुआ होगा, हम लोग तो मैटर ही है ना, पर हमारी अस्तित्व तभी है जब स्पेस होगा। अब जैसे हम है तो हमें कहीं रहने के लिए स्पेस चाहिए, कुछ एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए। हो सकता है जो मैटर का क्रिएशन है वो स्पेस टाइम ने किया होगा। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये डायमेंशन का फील आ गया। पर यहाँ जो हम डायमेंशन पढ़ेंगे, पहले 3D तो हमें नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? 1D और 2D। 1D को हम सिंपल कहते हैं कि जो भी मोशन होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा। तो हम कौन सा मोशन पढ़ेंगे? 1D। तो पहले हम 1D पढ़ते हैं। 2D को कहते हैं प्लेन, मोशन इन प्लेन। तो हम पहले कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं? 1D। और 1D में सिंपल सिंपल देखो क्या क्या पढ़ना है, बेसिक बेसिक चीजें पढ़ते हैं। तो 1D में हमें पढ़ना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। इससे न्यूमेरिकल आ जाते हैं सिंपल सिंपल, इससे सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आ जाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। तो हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ, काइनेमेटिक इक्वेशन, इतना ही पढ़ना है। तो हम पहले कहाँ से स्टार्ट करें 1D में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। तो एक तरफ लिखो डिस्टेंस, एक तरफ क्या लिखना? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब क्या? दूरी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी एक्चुअल पाथ कवर करते हैं वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्या बिना रेफरेंस पॉइंट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब है? अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं हो अपने पास तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब है? नहीं मतलब है। जैसे मान लो कि अभी हम लोग कहीं ना कहीं से तो आए, घर से आए, तो क्या हमारा जो रेफरेंस पॉइंट क्या है? घर है। अगर घर ही ना हो तो कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं होगा। तो कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मतलब वो किससे होगा? रेफरेंस पॉइंट से। मतलब फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है। बिना रेफरेंस पॉइंट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी मेजर नहीं कर पाओगे। तो डिस्टेंस का सिंपल मतलब क्या है? जो भी हम एक्चुअल पाथ कवर कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है, तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। तो जो भी हम एक्चुअल पाथ कवर करते हैं, कहां से करते हैं? रेफरेंस पॉइंट से। वही क्या अपना डिस्टेंस है। अच्छा फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? कुछ लोग कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या शॉर्टेस्ट पाथ सच में डिस्प्लेसमेंट होता है या कुछ और है? डिस्प्लेसमेंट में बहुत कॉन्सेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब ये है
कि डिस्टेंस में ही अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर दे इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। पहले ये समझ आया? जैसे मैं यहाँ से वहां तक जा रहा हूँ 2 मीटर में चल लिया, मतलब ये मैंने ओरिजिन ले लिया और यहाँ से 2 मीटर में चल लिया, तो 2 मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस में कभी हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते, लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो मैं कहूंगा मैं 2 मीटर कहाँ जा रहा हूँ, ईस्ट की तरफ, तो 2 मीटर ईस्ट, अब ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर गया, तो सिंपल 2 मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और इसी 2 मीटर ईस्ट अगर जैसे मैंने बोल दिया, अब ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया। तो डिस्टेंस में क्या ऐड कर दे, डायरेक्शन ऐड कर दिया, क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया। फिर शॉर्टेस्ट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, शॉर्टेस्ट का कॉन्सेप्ट फिर कैसे आया, अब ये कैसे ऐसे आया, जैसे मान लो ये मान लो 3 मीटर है और ये हमने मान लिया 4 मीटर है। अब यहां से तो अलग डायरेक्शन में गया है, ऐसे बना दे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब ये 4 मीटर कहाँ गया है, साउथ गया है। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर ईस्ट में, फिर कितना है, साउथ में। अब होता क्या है कि इसका हमें सम करना पड़ेगा, टोटल सम। हाँ हाँ, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सम। अगर मैं टोटल सम करूं तो क्या शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा। तो कभी भी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, जब भी बात आए कि टोटल या नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तब हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। वरना हम ये भी बोल सकते थे कि 3 मीटर ईस्ट गया, उसके बाद फिर 4 मीटर साउथ गया, हम ये भी बोल सकते थे, ये भी सही है। लेकिन अगर हमें टोटल निकालना, नेट निकालना, मतलब वेक्टर सम हुआ है बेसिकली, तो अगर हमें नेट निकालना है तब हम क्या यूज करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ। समझ आ गया? तो शॉर्टेस्ट पाथ कब हम यूज करेंगे, जब नेट निकालना हो। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, यही क्या अपना डिस्प्लेसमेंट है। और ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट बताएगा, हमेशा नेट डिस्प्लेसमेंट बताएगा। कौन सा बताएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। तभी हम शॉर्टेस्ट पाथ का यूज कर रहे हैं, वरना बेसिक मतलब वही है, डिस्टेंस में क्या लगा दो, डायरेक्शन। अच्छा, जहां डायरेक्शन के बारे में बात नहीं होती वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर है, हाँ स्केलर है। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। बिना डायरेक्शन का ये डिफाइन होगा ही नहीं। तो जहां पे हमें डायरेक्शन की नीड है वो कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एक कॉन्सेप्ट और है जो याद रखना, जो पूछा जाता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर मैं यहाँ रेफरेंस पॉइंट चूज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से चल के उधर गया फिर वापस आ रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा और बैक चला गया, कुछ भी कर लो, नेगेटिव तो नहीं होगा, चांस ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि ये कभी नेगेटिव नहीं होता। इट कैन नेवर, हाँ पहली बात स्केलर क्वांटिटी है, तो इट कैन नेवर बी नेगेटिव। जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो। इसका मतलब कैसा होगा, पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव। नहीं चले तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पर नेगेटिव तो नहीं होगा। पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो तीनों होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीनों होगा। पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। ये तो तीनों रहेगा, ये पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी रहेगा। ये समझ आ गया? अब आगे एक चीज और, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन बहुत पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। सबसे कॉमन जो पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया ये सवाल। सवाल ये है कि एक सीधा रास्ता है, एक सीधा रास्ता है, अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा हूं तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगा। अगर 5 मीटर डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट में कितना आएगा, 5 मीटर। बस क्या ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन। क्या ऐड होगा, डायरेक्शन। बस मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा दोनों का। लेकिन अगर हम 2 मीटर पीछे आ गए, 2 मीटर कहाँ आ गए, पीछे, तो डिस्टेंस तो 7 मीटर हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 मीटर। ये समझ आया या नहीं आया? मतलब डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये हम बोल सकते हैं? बस मैग्नीट्यूड यूज कर लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत है? समझ आ गया? मतलब कुछ भी कर लो, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा या तो इक्वल हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा रहेगा, छोटा। और ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, 4 ऑप्शन में से ये बहुत ज्यादा आता है।
ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अगर कॉन्सेप्ट से आता है एक तो ये निगेटिव वाला आएगा, दूसरा ये पूछा जाता है ये रास्ता ऐसा है, या सिंपल बता, 4 ऑप्शन पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और एक ऑप्शन ये भी रहेगा इक्वल कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, नन ऑफ द अबव लगा रहेगा। आगे समझ में ये बेसिक था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब बेसिक बेसिक कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बारे में जो पूछे जाते हैं, तो फटाफट से कर ले क्वेश्चन। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, मिटाए इसको। मजा आ रहा है? यहाँ तो मजा आ रहा होगा ना? चल रहा है रिकॉर्डिंग बढ़िया मस्त तरीके से? इसको एडिट नहीं करेंगे भाई, अब जो अभी बोला ना रिकॉर्डिंग चल रहा है ये नहीं कट करेंगे, क्योंकि उसको ढूंढना पड़ेगा पहले कहाँ बोला, कितने मिनट में बोला है। मत बताओ, नहीं करना है, मत बताओ। चलो देखो क्वेश्चन करते केस 1 केस 2 करके। केस 1 3 केस करेंगे, तीनों को खत्म कर देंगे, केस 2 और केस 3। तीन केस करते हैं, केस 1 केस 2 और केस 3। केस 1 पहला सबसे सिंपल जो पूछा जाता है वही ट्रैक वाला, सबसे बेसिक यही है कि 0 1 2 ले लिया, -1 -2 दो ही लेते हैं पॉइंट। इस पॉइंट का नाम ए बी सी डी और ई रख दिया। एक ऑब्जेक्ट है वो ए पे है, एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ए पे है, और उसका पाथ गिवन है क्वेश्चन में कि पाथ ये है, वो ए से कहाँ गया है? सी गया। ए से कहाँ गया? सी, और वापस सी से कहाँ आया? ई पे आया। बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आसान है, बताओ तो क्या होगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना, 0 कैसे होगा? ए से कहाँ गया? सी गया है, तो पहले कितना चला? 2, फिर वापस सी से कहाँ आया होगा? ए पे, कितना हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया, फिर सी से कहाँ आया? ई पे, फिर कितना चला है? 2। निगेटिव में, पर निगेटिव तो होता नहीं है, तो क्या हो गया? पॉजिटिव। तो कितना हो गया? 6 मीटर ले ले, तो 6 मीटर क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट -2 ही होगा, शॉर्टेस्ट पाथ ना, पहले कहाँ पे था? ए पे था, फिर कहाँ पहुंचा है? ई पे, तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? -2। निगेटिव तो ये होता है। अच्छा ये बता, नहीं यहाँ पे जो निगेटिव ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, अपोजिट बता रहा है। अगर 2 होता तो हम क्लियर होते कि सी पे, -2 तक क्लियर होगे कहाँ पे? ई पे। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है। फिर केस 2 में देख लेते हैं, थोड़ा लेवल अप कर देते हैं। केस 2 में वही है कि ये एक स्क्वायर बना दिया, ये मान लो 8 मीटर है और ये मान लो 6 मीटर है ना। यहाँ हम डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। हमने डायरेक्शन क्या कर दिया? मेंशन कर दिया, पॉइंट मेंशन कर देते हैं, ए बी सी डी। अब किसी का पाथ है, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है पॉइंट ए से। कहाँ से मूव कर रहा है? पॉइंट ए से। ए से कहाँ गया वो? बी, बी से कहाँ गया? सी, और सी से कहाँ गया? डी। बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताओ तो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। हाँ, डिस्टेंस आसानी से आ जाएगा। ये भी 8 है, 8 6 14, और ये कितना हो गया? 8 हो गया ना, तो कितना हो गया? गलत हो गया ना, 28 कहाँ से होगा? हाँ 16 6 22 22। हाँ 22 हो गया ना। डिस्टेंस कितना हो गया? 22 मीटर। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ यही है, ये भी कितना हो गया? 6 मीटर। पर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये तो बिना डायरेक्शन का डिफाइन होगा ही नहीं। यहाँ पे डायरेक्शन कितना है? साउथ, ये है ना, यहाँ पे था और यहाँ से इधर गया, कितना हो गया? साउथ। तो 6 मीटर टुवर्ड्स साउथ, तो ये इसका सही आंसर हो गया। अगर इसी में थोड़ा सा लेवल अगर हम अप कर दे, इसी में अगर थोड़ा सा लेवल अप कर दे और हम ये सिंपल सिंपल पूछे कि इसका जो पाथ है, अब ये हो गया ए टू बी और बी टू सी। अब बताना डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो निकालना आसान है, इसका डिस्टेंस निकालना आसान है, डिस्टेंस तो आसान है ना, 14 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? पाइथागोरस कितना होगा?
10 हो गया, कितना हो गया 10। यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर लेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 10 आ जाएगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, मेन तो डायरेक्शन है। नहीं, वहां लगा सकते हैं पर डायरेक्शन क्या होगा, सबसे मेन तो यही डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या रखें, फिर अर्शदीप सिंह की तरह क्या होगा डायरेक्शन इसका, नहीं ये नहीं ऐसे ये बोलते ही नहीं हम। यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर हमने बोला साउथ ईस्ट, क्या बोला साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बीचों बीच जा रहा है, मतलब कि ये एंगल भी कितना है 45 और ये भी कितना है 45, तभी हम साउथ ईस्ट बोलते हैं, वरना नहीं बोलेंगे। मतलब बीचों बीच जा रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट, मैंने क्या बोला नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच गया, मतलब ये एंगल कितना है 45, ये भी कितना है 45। इधर बोलूंगा तो क्या बोलूंगा नॉर्थ वेस्ट, इधर क्या बोलूंगा साउथ वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम साउथ ईस्ट बोल रहे हैं मतलब हमें पहले से पता है एंगल 45 डिग्री है, पर ऐसा तो है नहीं, ये एंगल 45 नहीं है। अगर कुछ अलग एंगल है तो कैसे बोलना है ये पहले सीख लो। अगर कुछ मान लो अलग एंगल आ रहा है कि ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, मान लेते हैं जस्ट एज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर गया है, ये एंगल 30 डिग्री है। हमने एज्यूम कर लिया ऑब्जेक्ट कितना गया 5 मीटर, एंगल कितना है 30 डिग्री। तब कैसे बोलना है, सिंपल ये एज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है, उसने अपना मुंडी किधर की तरफ घुमाया है ईस्ट की तरफ, और जा किधर की तरफ है नॉर्थ की तरफ, कितना एंगल मेंटेन करके 30 डिग्री। तो हम सिंपल ये बोलेंगे कि 5 मीटर चल रहा है 30 डिग्री एंगल बना के, कहां से कहां जा रहा है ईस्ट से नॉर्थ, तो मैं क्या बोलूंगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ आ गया कि ईस्ट से किधर की तरफ जा रहा है नॉर्थ की तरफ, एंगल कितना कितना मेंटेन किया है 30 डिग्री, और चल कितना रहा है 5 मीटर। या नहीं तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि क्या बोलेंगे यहाँ पे 5 मीटर 60 डिग्री, उल्टा बोल देंगे, क्या बोल देंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ था पहले, अब ये किधर की तरफ जा रहा है ईस्ट की तरफ, कितना एंगल मेंटेन करके 60 डिग्री। तो दो तरीके से हम बोल सकते हैं, ये समझ आ गया या नहीं आया, ये इसको सही तरीके से बोलने का तरीका है। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, बस ये एंगल निकालना है। तो ये थीटा अगर हम निकाले तो क्या यूज कर ले टेन थीटा, क्या यूज करना पड़ेगा टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या है परपेंडिकुलर 6, बेस कितना है 8, 6 बाय 8 कितना हो गया 3/4। तो क्या यहाँ से थीटा कितना बोलते हैं हम tan इनवर्स 3/4, यही एंगल हो जाएगा। डायरेक्शन मेंशन करें, फेस किधर की तरफ किया है ईस्ट की तरफ, जा किधर की तरफ है साउथ, तो क्या बोले हम साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। तो ये इसका सही डायरेक्शन होगा, और कितना चला है 10 मीटर। तो ये सही तरीका है इसको बोलने का, इसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था उसमें क्या था, अगर कोई रफेल उड़ा रहा है उसको थोड़ी ना पता है कहाँ मारना है, उसको तो नीचे से क्या मिलेगा कोऑर्डिनेट, ये डायरेक्शन है अब उड़ाओ तुम, और उसको नहीं पता कहाँ है पाकिस्तान में कहाँ है नहीं है, उसको बस मिल गया कि डायरेक्शन ये है तुम्हें उड़ाना है, तो यही कोऑर्डिनेट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है एयरफोर्स के लिए। तब तो समझ में आ गया पहले की 45 है, तब तो सिंपल नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे, तब तो पहले क्लियर हो गया। पर ओरिजिन से होता है, जो कोऑर्डिनेट आता है वो ओरिजिन से आता है कि हाँ ये ओरिजिन है, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट है, ऐसे जाना है, इतना एंगल पे इतना मेंटेन करके हमें रफेल ये मिसाइल लॉन्च करना है। एग्जैक्ट थोड़ी ना पता होता, जैसे मान लो कि ये हमारा रफेल है और यहाँ ये नूर खां वैसे जहाँ उड़ाया हमने, हमें थोड़ी ना पता है कि ये कितने एंगल से मारना है क्या मारना है, हमें तो कोऑर्डिनेट मिलेगा कि हाँ ये एंगल मेंटेन करना है, इतने स्पीड रखना है, ये चला जाएगा। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन का काम आ जाएगा, दूसरा एंगल के लिए कोऑर्डिनेट हम देख लेंगे, यहाँ से अपना इधर की तरफ तुमको फेस करना है, ये करना है, वो सब कुछ पता चल जाता है तुरंत। वो डायरेक्शन जैसी मोस्ट ऑफ पायलट को जो एक्सपीरियंस होता है उसको सारा कोऑर्डिनेट पता होता है, उसको पूरा याद होता है डायरेक्शन वगैरह पूरा, इतने पे इतना इतने पे इतना इतने पे इतना, वो अपने आप ही प्रैक्टिस के साथ रटा रहता है। ये समझ आ गया या नहीं आया। अगले केस की ओर बढ़े, केस 3, इसको मिटा दे। तो हम केस 3 की ओर बढ़ रहे हैं। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, और केस 3 की बात करते हैं।
केस 3 सर्कल वाला केस है जो कि सबसे आसान है और इससे आगे भी सवाल है बहुत ज्यादा। केस 3 सिंपल एक सर्कल है, इसका रेडियस क्या है, आर है, एक पॉइंट ए है। अगर कोई 1 रिवोल्यूशन करता है पॉइंट ए से, कितना करता है, तो डिस्टेंस कितना होगा, सरकमफेरेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस कितना है, 2 पाई आर। तो 1 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई आर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड की बात करें 0 होगा, जहां था वापस वहीं आ गया, क्या हो गया 0, ये 1 पे था। अगर 3.5 रिवोल्यूशन है, कितना है, तब डिस्टेंस क्या होगा, 3.5 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस क्या होगा, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.5 इंटू 2 पाई आर, एक चक्कर में 2 पाई आ रहा है, तो 3.5 में कितना होगा, 3.5 इंटू 2 पाई आर। सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 इंटू 2 पाई आर, कितना आ गया 7 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमीटर होगा ना, 2r होगा ना, एक चक्कर में आया तो 0 हो गया, दूसरे में तब 0 हो गया, तीसरे में भी क्या हो गया 0। अब आधा बचा तो यहीं पे तो आएगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो डायमीटर हो गया। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना आ गया 2r। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया 2r हो गया। ये समझ आ गया या नहीं आया। अगला जैसे इसी में सवाल, ये सवाल आया हुआ है 3.5 रिवोल्यूशन वाला, ये सवाल आया है, टाइम के साथ आया था, किसके साथ आया था, टाइम के साथ। ऐसा सवाल आया था कि एक ऑब्जेक्ट है 1 रिवोल्यूशन कर रहा है 40 सेकेंड में, जो सवाल आया था 1 कितने में कर रहा है 40 सेकेंड में, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में, 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये पूछा था, बताओगे, बताओ तो। ये सवाल आया था, एक सर्कुलर पाथ है, ऐसे आया था कि एक सर्कुलर ट्रैक है, सीडीएस का सवाल है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस कितना है, आर है, एक ऑब्जेक्ट 1 रिवोल्यूशन 40 सेकंड में कवर कर रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये पूछा। बताओगे, बताओ तो आंसर क्या होगा इसका। पानी ले आओ तब तक, आंसर बताओ इसका क्या होगा। डिस्टेंस पूछा है, 3.5 ही होगा ना, डायमीटर ही होगा, डिस्टेंस कितना हो गया 3.5 हो गया, मतलब 7 पाई आर आ गया। यही सवाल आया था, यही सवाल आया था, सिंपल सा पूछा था। कितना हो जाएगा 2 मिनट 20 सेकंड, कितना हो गया 140 सेकंड। ऐसे कॉमन सेंस से भी हो जाएगा, 40 में 1, 80 में कितना हो गया 2, 120 में कितना हो गया 3, बचा कितना 20, 20 में आधा करेगा कितना हो गया 3.5, तो 3.5 रिवोल्यूशन हो गया, मतलब 7 पाई आर आ गया। और डिस्प्लेसमेंट अपना वही आ जाएगा। ये पूछा गया सवाल है, सिंपल सिंपल। आगे बढ़े, क्या हो गया, आगे बढ़े, अगला सवाल इसी सर्कल का ही देखते हैं, सर्कल के सारे केस देख लेते हैं। अब ये सर्कल है, रेडियस आर है, अब हमने एंगल 90 डिग्री ले लिया, कितना ले लिया, अगर कोई ए से बी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कैसे जा रहा है, अब बताओ डिस्टेंस कितना होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस पूछा है, कॉमन सेंस यूज करो, आसानी से आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस पूछा है, हाँ हो गया ना, पूरे का 2 पाई आर, 2 पाई इसका आधा पाई आर, पाई आर का आधा आ गया, कितना आ गया पाई आर बाई 2, तो डिस्टेंस हो गया हाफ पाई आर, मतलब पाई आर बाई 2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाँ अंडर रूट, हाँ पाइथागोरस, ये आ रहे थे, ये भी क्या हो गया आर हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसमें, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर रूट 2 आ जाएगा, हो गया। अगर वही डिस्टेंस पूछ लिया जाता क्लॉकवाइज में, किससे पूछ लिया जाता क्लॉकवाइज में, तो क्या करते फिर, माइनस कर देते 2 पाई आर में से, पाई आर बाई 2 को, कितना हो जाता 3 पाई आर बाई 2, कितना हो जाता। तो अगर यही चीज क्लॉकवाइज में पूछता तो डिस्टेंस कितना हो जाता 3 पाई आर बाई 2। क्या डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में सेम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में सेम रहेगा,
चाहे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, शॉर्टेस्ट पाथ तो दोनों केस में यही होने वाला है। ये समझ आ गया। अगला सवाल बताना एक सर्कल का, ये सवाल और दे रहे कहाँ, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही रहा ना। डिस्प्लेसमेंट, हमें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, फाइनल निकाल रहे हैं ना, तो हमें तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही रह गया, हमें तो मतलब नहीं है उसमें। आगे देखें, सेम सवाल है, एक सर्कल है, रेडियस क्या है, आर है। इस बार एंगल हमने 60 डिग्री ले लिया, कितना ले लिया। अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एंटी क्लॉकवाइज में। डिस्टेंस बताओ एंटी क्लॉकवाइज में कितना होगा, एंटी क्लॉकवाइज में डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए सेकंड का फॉर्मूला ऐसे ही आ जाएगा, कॉमन सेंस से आ जाएगा ना। इसके लिए फॉर्मूला ही बता देंगे अभी सर्कल के लिए, कॉमन सेंस से हो जाएगा ये सॉल्व। हाँ 6 में बढ़ गया तो 2 पाई आर को 6 से डिवाइड कर दो, पाई आर बाई 3 आ गया। ये तो करेंगे, ये 6 पार्ट में बटेगा कि 66 या 360 होता है, तो 6 पार्ट में बढ़ गया, तो कितना करें हम, 2 पाई आर को किससे डिवाइड करते हैं हम, 6 से, कितना हो गया पाई आर बाई 3। तो एंटी क्लॉकवाइज डिस्टेंस कितना आ गया, पाई आर बाई 3। क्लॉकवाइज तो निकाल नहीं सकते हम, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही है ना शॉर्टेस्ट पाथ, ये आ रहा है तो ये आ रहा है, तो क्या ये भी आर होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है 60 डिग्री है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आर हो गया। आसान है। अब सिंपल इसका फॉर्मूला बना देते हैं। अगर मुझे सर्कल में डिस्टेंस निकालना हो और कुछ भी एंगल दे रखा हो, जैसे 47 डिग्री एंगल दे रखा होता या 37 होता, तब कैसे निकालते, तब तो नहीं बनता ना, तब तो किसी पार्ट में कन्वर्ट करना टफ हो जाता। उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो बता देता हूँ सिंपल। जैसे मान लो ये सर्कल है और ये एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा, डिस्टेंस को डी मान लिया, इसको आर मान लिया। थीटा क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस, क्या होता है आर का अपॉन रेडियस। तो क्या इसको डी बाई आर लिख दे, तो यहां से जो डी आएगा वो क्या आएगा, आर थीटा। यहां से जो अपना डी आएगा वो क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू आर थीटा। यही तो होगा, यही तो फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस निकालने का। बस ध्यान ये रखना है, जो थीटा हमेशा रेडियन में लेना है, इसमें लेना है डिग्री में गलत आएगा। जैसे यहाँ पे डी इज इक्वल टू आर 60 डिग्री, तो कुछ आंसर ही नहीं आएगा। बस उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, पाई बाई 180 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, पाई आर बाई 3। तो यहाँ जो डिस्टेंस है कितना आ गया, पाई आर बाई 3। यही तो आया है। ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। अब 37 डिग्री एंगल भी तो निकाल सकते हैं, बस पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। समझ आ गया। तो सर्कल में डिस्टेंस निकालना तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिंपल मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये ऐसे बना है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है ना, हमने इसको आधा आधा बांट दिया और फिर साइन कॉस यूज कर लिया, साइन का रेशियो यूज करके ऐड कर दिया। तो सिंपल जो फॉर्मूला आया डिस्प्लेसमेंट के लिए ये आया, फॉर्मूले से मतलब है। कौन सा पूछे, हाँ हाँ, मतलब ये वाला दे रखा हो, इस साइड वाला समझा नहीं मैं क्वेश्चन। इस वाले को देखो, इस वाले को, हाँ डी दिया है, डी दे रखा है। और क्या पूछे, ये वाला पूछ दे। अच्छा ये वाला पूछे, ये वाला, हाँ ये तो आ गया तो फिर माइनस कर देंगे ना 2 पाई में। अगर ये हमें पता चल गया तो ये तो माइनस कर देंगे, या नहीं तो हम ये एंगल भी तो ले सकते हैं, हम ये भी पूरा एंगल ले लेंगे, ये भी एंगल लेके एक ही बार में आ जाएगा। ये समझ आ गया। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 r sin थीटा बाई 2। अगर सर्कल में डिस्प्लेसमेंट निकालना तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 2 r sin थीटा बाई 2 यूज करो। तो देखो तो आर आ रहा है, साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 1/2, 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल, आ गया यार। तो बस, तो सर्कल में इतना ही था। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना ही क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बेसिक। ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, समाप्त हो गया। समझ आया। स्पीड वेलोसिटी बाकी है, एक्सेलरेशन बाकी है, ग्राफ बाकी है और काइनेमेटिक इक्वेशन। तो अगले क्लास में स्पीड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ग्राफ तीनों एक साथ देख लेंगे। हाँ एक ही क्लास में, स्पीड वेलोसिटी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
उसमें भी टाइम लगेगा, ग्राफ में, ये तीनों एक ही क्लास में तो हो जाएगा, 1 घंटे में तीनों हो जाएगा। फिर अगले में वो काइनेमेटिक इक्वेशन, उसके क्वेश्चंस कर लेंगे पीवाईक्यू वगैरह, वो हो जाएगा। हम वो भी करा देंगे करंट अफेयर्स जो साइंस से आता है, साइंस वाला, साइंस का जो करंट अफेयर्स आता है वो करा देंगे। नेक्स्ट आईएएस की एक मंथली मैगजीन। हाँ हाँ हाँ, तो हम मैगजीन वगैरह भी देख लेंगे, तो जो करंट अफेयर्स आता है ना साइंस से, जो हालचाल में आता है, वो अलग से करा देंगे, हर मंथली मंथली करा देंगे पूरा। तो इसी के साथ आज की क्लास को क्या करते हैं हम समाप्त करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय।